बेनती किया कि आपको एक आपकी बेनती आया कि आपको जगह मिल जाए। आप ऐसा मत करो, सुनने को मत दो, ये लोग आपको देखते हैं। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम तो मैं बुंदेलखंड की धरती को नमन करता हूं। आज यहां झांसी मंडल में जब हम लोग प्रभुजन सम्मेलन में पहुंचे हैं तो प्यारे साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये प्रभुजन सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुआ, फिर मेरठ मंडल के हापुड़ में हुआ, उसके बाद गाजीपुर में हुआ बनारस मंडल का, फिर आगरा मंडल के आगरा में हुआ, फिर उसके बाद 5वां सम्मेलन लखनऊ में हुआ प्रदेश की राजधानी में, और आज हम लोग 6ठे सम्मेलन में मध्य प्रदेश के बॉर्डर, ग्वालियर के बॉर्डर और बुंदेलखंड की क्रांति धरा पर झांसी में है। और झांसी के इस सम्मेलन में आके आपका जो जुनून देख के मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आने वाला कल सुनहरा होगा। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की गद्दियों पर हकवंचित बहुजन समाज का पहरा होगा। इस बात का मेरा विश्वास और बुलंद हो रहा है। सम्मानित साथियों, क्योंकि आज झांसी के सम्मेलन में यहां मुझसे पहले बहुत से वक्तागणों ने अपनी बात रखी है। गंगाराम जी, अतर सिंह गोदाचार्य जी, भाई सूरज सिंह कुशवाहा जी, जान बालमारे जी, सुंदर लाल जी, बहन अभिलाषा गौतम जी, सूरज मणि जी, बहन डिम्पल घोष जी, प्रीतम गौतम जी, आशीष राज वर्मा जी, भानु प्रताप जी, प्रदीप कुमार घोष जी, विजय राम आजाद जी और आदरणीय रामेश्वर कुमार पवन जी, इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, प्रदेश के अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी, इस मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी अनूप कुमार आजाद जी, हरीश चौधरी जी, बबलू पप्पू अहमद जी, जिलाध्यक्ष झांसी सोनू कुमार जी, जिलाध्यक्ष जालौन नीरज कुमार जी, जिलाध्यक्ष ललितपुर रामाकांत जी, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष करण चौधरी जी, युवा मोर्चा के झांसी के अध्यक्ष राहुल जी, जालौन के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, ललितपुर के अध्यक्ष राहुल जी और इनके साथ जो अन्य सम्मानित नेतागण और बहनें इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। साथ साथ मैं मीडिया के बंधुओं का और टीम बदलाव के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जब ग्वालियर से चला हूं, 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे कई घंटे से बहनें, बच्चे, माएं, दादियां, बुजुर्ग, नौजवान साथी इस कठोर गर्मी में ठंड
झंडा लेके खड़े थे। मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो ये आशा, विश्वास और प्यार अपने मन और दिल में लेकर बैठे हैं कि इस आंदोलन के जरिए उनके जीवन में बदलाव होगा। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को भी नमन करता हूं। मैं करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु कबीर जी, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, क्रांति सूर्य राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामसूर वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललन यादव, पेरियार ईवी रामानायकर स्वामी, बाबू सिद्धराज चौरसिया, बाबू संतराम जी प्रजापति, मां अवंतिका बाई लोधी, मां छलकारी बाई, मां अहिल्याबाई होलकर, मान्यवर दीना महाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर साहब श्री काशीराम को भी आज इस कार्यक्रम से अपना नमन पेश करता हूं। सम्मानित साथियों, जब हम बुंदेलखंड की बात करेंगे तो हम बुंदेलखंड की धरती यानी कि वीरांगना मां छलकारी बाई को भी याद करेंगे। साथियों, जब हम बुंदेलखंड की बात करेंगे तो शिक्षा क्रांति के जनक ब्रह्मानंद लोधी जी को भी हम लोग यहां से नमन करेंगे और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्रोहियों में से मां फूलन देवी को भी, वीरांगना मां फूलन देवी को भी हम इस मंच से आज याद करेंगे। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का नाम प्रबुद्धजन सम्मेलन क्यों है। क्योंकि साथियों, पिछले लंबे समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ पार्टियां भारतीय संविधान के विरोध में जाकर और मनवादी विचारधारा को मानते हुए एक जाति वर्ग के लोगों को प्रबुद्धजन कह के तमाम हक वंचित समाज को अपमानित करने का काम करती है, नीचा दिखाने का काम करती है, उनको छोटा दिखाने का काम करती है। जब इस बात को मैंने महसूस किया तो मुझे लगा कि ये तो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि इस देश में तो हर वो व्यक्ति प्रबुद्धजन है जो बाबा साहब अम्बेडकर के, जो साहू जी महाराज के, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के, जो मां फातिमा शेख के, जो मां सावित्रीबाई फूले के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हर वो किसान, नौजवान, महिलाएं और हक वंचित समाज का वो पहरेदार, वो योद्धा प्रबुद्धजन है जो अपने लिए नहीं जीता, जो अपने समाज के लिए जीता है, अपने देश के लिए जीता है, हक वंचित समाज के लिए जीता है, वो सब प्रबुद्धजन है। प्यारे साथियों, मैं जननायक कपूरी ठाकुर को भी याद करूंगा, जिनको इस संघर्ष में जब उन्होंने समता का रास्ता प्राप्त किया, समता के रास्ते में चलने का काम किया, तो उनको जातिगत टिप्पणी करके अपमानित करने का काम भी किया गया। सम्मानित साथियों, पहली बात यह है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर
सम्मानित साथियों, मैं अपनी माताओं बहनों का भी धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। प्यारे साथियों, अभी रामेश्वर पवन जी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि महापुरुष सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। सामाजिक परिवर्तन बिना राजनीतिक शक्ति में नहीं हो सकता है। तलवारों पे, भालों पे, बंदूकों के, तोपों के दम पे युद्ध के मैदान में राजकाज बदलता था, लेकिन इन महापुरुषों के संघर्ष से 26 जनवरी 1950 को जब संविधान देश में लागू हुआ है तो महापुरुषों ने ये शक्ति आज की उंगली में देखी है। न तीर चलवाना है, न तलवार चलानी है, न बंदूक चलानी है, न तोप चलानी है, न किसी का खून बहाना है, न संघर्ष करना है। किसी के जीवन को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ महापुरुषों के विचार को लोगों तक पहुंचाना है और भाईचारा तैयार करना है। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि राजनीतिक दल तो कोई भी बना सकता है। मेरी बात पे गौर करना नौजवान साथियों। महापुरुष कहा करते थे और उसमें भी माननीय काशीराम साहब कहा करते थे राजनीतिक दल तो कोई भी बना सकता है। मैं बहुजन समाज बनाने के लिए निकला। आज आप इस मंच पर देखो, आज इस मंच पे बहुजन समाज है। यहाँ दलित समाज के लोग हैं, यहाँ पिछड़े समाज के लोग हैं, यहाँ महिलाएं हैं, यहाँ किसान है, यहाँ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई समाज के लोग हैं। असल बहुजन समाज ये है, यही बनाने के लिए हम लोग निकले हैं कि पहले बहुजन समाज बनाया जाए, फिर उसमें भाईचारा पैदा किया जाए। और जिस दिन आपने बहुजन समाज बना लिया, मेरी बात को याद रखना, न उत्तर प्रदेश की राजनीति और न दिल्ली की राजनीति आपसे दूर नहीं होगी मेरे लोगों। अब एक बार बहुजन समाज बना लो, एक बार बहुजन समाज बना लो। आज मैं धन्यवाद दूंगा 3 बदलाव के साथियों को। मैंने जगह जगह में बैनर देखे, महापुरुषों के बैनर, मेरे दिल में अत्यंत प्रसन्नता हुई। हमें आगे भी इस कारवां को आगे बढ़ाना है। जहां जहां सम्मेलन होंगे हमें एक एक महापुरुष की तस्वीर को लगाना है और ये संदेश देना है कि आज जो हमारे आंदोलन पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, उन हमलों का असल कारण ये है कि हम एक जाति का आंदोलन नहीं चला रहे हैं, हम भाईचारे का आंदोलन चला रहे हैं, बहुजन समाज का आंदोलन चला रहे हैं। सम्मानित साथियों, मेरे जिम्मेदार साथियों, इस बहुजन सम्मेलन में हमने महत्वपूर्ण 4-5 विषय रखे हैं। उन 4-5 विषयों में सारी समस्या का हल है। अगर आप कहोगे तो मैं उन 4-5 विषयों को आपके सामने रख दूंगा। आप चाहते हैं वो विषय मैं आपके सामने रखूं? दोनों हाथ आगे बताओ। तो मेरी बात पे अगले 20-25 मिनट, हालांकि मैं जानता हूं कि आपको बैठने में परेशानी हो रही है, हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि गर्मी बहुत है, हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि ये पंडाल छोटा पड़ गया है। मैं इस बात को जानता हूं और मानता भी। मेरे पीछे तो कूलर लगा है, आपको तो गर्मी से 2-4 होना पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान साथियों, भविष्य के प्रदेश के नेताओं, जब तक आप संघर्ष की भट्टी में नहीं दबोगे, तब तक आप मिशनरी नहीं बन पाओगे, तब तक आप योद्धा नहीं बन पाओगे। आपको गुमराह करना आसान रहेगा, आपको धोखा देना आसान रहेगा। प्यारे साथियों, आज इस मंच से मैं ऐलान करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश और उनकी पूरी टीम गवाही रहेगी। जब तक उत्तर प्रदेश की गद्दी
बात का मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं। क्योंकि जिस समाज की बहन बच्चों को नोचा जा रहा हो, जिस समाज की जमीन को लूटा जा रहा हो, जिस समाज के बच्चों की बुजुर्गों की लाशों को उनके जिंदा रहते तो सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद भी उनको अंतिम संस्कार की जगह न मिल रही हो, जहां आज भी सामाजिक गैर बराबरी अपनी जड़ें घेर रही हो, उस समाज का नेता मुकुट पहनना अच्छा नहीं लगता। अगर मुकुट पहनाना है तो आगामी तीसरे पंचायत चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में एमएलए चुनाव में मुकुट पहनाना, तब मैं आपके मुकुट को स्वीकार करूंगा, उससे पहले स्वीकार नहीं करूंगा। प्यारे साथियों, मेरी तरफ देखो, 2013 से अपने परिवार को छोड़कर निकला, 16 महीने जेल में काटी है। 10 बाई 6 की कोठरी में 500 से ज्यादा दिन बिताए हैं। रूखी सूखी रोटी खाने के लिए जिनको जानवर नहीं खाता, सत्ता के लोगों ने मंजूर किया है। बीमार होने में इलाज नहीं होने दिया और मेरी जान को लेने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र किए। जब उनके षड्यंत्रों से बाहर निकला, फिर अपने महापुरुषों के आंदोलन में लग गया। 2 बार की हाल में रहा, बदन में जितनी हड्डियां नहीं शरीर में, उतनी लाठियों को उठाने का काम किया। मेरे 6 दांत तोड़ दिए गए, मेरे पैरों के नखून खींच लिए गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में 4 जगह पर इतनी चोट मारी गई कि ये आदमी कभी रीढ़ से उठ ना पाए। इन षड्यंत्रों के बाद भी मैंने कभी ना आपने ना आपकी रीढ़ को कभी झुकने नहीं दिया। मेरे लोगों, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। जब इससे भी पेट नहीं भरा तो जून के महीने में, इसी महीने में मेरे ऊपर 4 गोली चलाई गई। 4 गोली, उन गोलियों से निकल गया, तमाम षड्यंत्रों से बच गया। समाज में नगीना से इज्जत का मुकुट पहना के लोकसभा में भेज दिया और जिस दिन से लोकसभा गया हूं, आप ईमानदारी से बताओ, क्या कोई एक मुद्दा ऐसा है जिससे आपकी आवाज को दबने दिया हो? चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का मामला हो, चाहे निजी क्षेत्रों में आरक्षण का मामला हो, चाहे बहन बेटियों में होने वाले अत्याचार का मामला हो, चाहे रोटी कपड़ा मकान का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी आशा बहनें, भोजन माता, पुलिस के साथियों का, या फिर होमगार्ड के भाइयों का, पीआरडी के जवानों का, ग्राम रोजगार सेवकों का, या फिर पंचायत सहायकों का, या 69,000 भर्ती के बच्चों का, या पुलिस भर्ती के बच्चों का, कोई एक ऐसा मामला नहीं है, चाहे किसानों का मामला हो, सबकी आवाज को उठाने का काम किया, सबकी आवाज बनने का काम किया। और आज मैं डटा हुआ हूं, ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि आज तो यहां उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक दल तो जिसने दलितों से प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार छीन लिया, वो आज दलितों की वोट को, पिछड़ों की वोट को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। हमें समझदार बनना पड़ेगा, खबरदार होना पड़ेगा, हमें सबकी तरह निगाह दौड़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब से लखनऊ का सम्मेलन हुआ है, विपक्ष हो या सत्ता, सबकी राजनीतिक जड़ें हिल गई है। क्योंकि लखनऊ के सम्मेलन ने ये इशारा दे दिया था कि हवा बदल रही है। जो नगीना में हुआ था वो पूरे उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा। अब नौजवानों ने संकल्प लिया। सम्मानित साथियों, मैं आपसे विश्वास दिलाते कहता हूं, मेरे पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हैं। आने वाले लोकसभा के सत्र में हम लोग मांग उठाएंगे कि शेड्यूल कास्ट के साथ साथ पिछड़े वर्ग के हमारे कर्मचारी अधिकारियों को भी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देना चाहिए।
इसके लिए हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और जब हम पे मौका मिलेगा, मैं वचन देके कहता हूं, जिस दिन सरकार बन जाएगी, पहली कैबिनेट में पिछड़े और दलित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिलाने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, यहाँ जो आंदोलन को समझो, मैं बहुजन की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं भाईचारे की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिस आंदोलन की वजह से आज मेरे तन पे कपड़े आए हैं, वो आंदोलन राजपिता ज्योति बापू ने चलाया, वो आंदोलन छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, वो आंदोलन टीवी पेरियार रामानायकर स्वामी ने चलाया, वो आंदोलन पेरियार नरेश यादव ने चलाया, वो आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, वो आंदोलन महामना रामसू वर्मा ने अध्यक्ष के रूप में चलाया, वो आंदोलन सर छोटूराम देवी महाराज की भारती ने चलाया, वो आंदोलन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने और जनरल कपूरी ठाकुर ने चलाया, वो आंदोलन बाबू सिंह दयाल चौरसिया ने चलाया, वो आंदोलन संत रामजी प्रजापति जी ने चलाया, वो आंदोलन क्रांति के नायक परमानंद जोशी जी ने चलाया। आपको अपना अभिप्राय तो पहचानना पड़ेगा। न आजादी से पहले और न आजादी के आज तक आपके आंसुओं को देख के किसी ने आपकी मदद नहीं की। आपके अपने बीच के लोगों ने, आपके इस परिवार के लोगों ने, जो परिवार मैंने आपको बताने का काम किया, इन्हीं सब महापुरुषों ने आंदोलन को चला के, चाहे वो मान्यवर काशीराम साहब रहे हो या मान्यवर दीना भाला वाल्मीकि साहब रहे हो, इन्हीं महापुरुषों ने आंदोलन चलाया। तो बता जिन महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, हमें गुलामी से निकालने का काम किया, क्या हम उन महापुरुषों के वंशजों से भाईचारा बना के आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? बताओ, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? क्या अपने ही भाइयों से लड़ना चाहिए? बताओ। बहुत अच्छे। तो मैं आपको इस मंच से ऐलान करके कहता हूं, 1931 की जनगणना के अनुसार पिछड़ा वर्ग 52% था और आरक्षण कितना मिलता है? 27%। और बहुत सारी जगह पे तो वो भी नहीं मिलता। मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण दिलाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। ये मेरा वचन है आप लोगों को। बहुत सारी पार्टियों को मौका मिला है, वो नहीं कर पाए। जो पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि अब नहीं होगा, वो जरूर होगा और डंडे की चोट पे होगा। ये ऐलान मैं आपके सामने करता हूं। माननीय पार्लियामेंट में, क्योंकि जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है, आरक्षण की हत्या की जा रही है, मैंने पार्लियामेंट में मांग पाई थी और मैं प्राइवेट नंबर बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, पूरे उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का काम एससी, बीसी और माइनॉरिटी के लिए हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, याद रखना मेरी बात को। और गारंटी देंगे कि एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। जो नौजवान पढ़ लिख लेगा, उसको घर से बुला के रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। अभी की सरकार को कहती है कि रोजगार का ठेका हमने ले रखा है, मगर मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि हर एक व्यक्ति का ठेका हमने ले रखा है और सबको रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। और निजी सरकारी ठेकों में भी दलित और पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो संविदा है और सोर्सिंग है, ठेकेदारी है, उसको खत्म करके पक्की नौकरियां, चाहे सफाई कर्मचारी भाई हो या कोई भी भाग हो, और आज जो सुविधा में लगे हैं, उन सबकी सुविधा की नौकरियों को पक्की नौकरियों में बदलने का काम हम लोग करेंगे। ये बात भी मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। जिन पे जमीन नहीं है, उनको जमीन दिलाने का काम करेंगे, और जिन पे घर नहीं है, उनको जमीन और पक्का घर बना के देने का काम हम लोग करेंगे। ये बात भी मैं आपको विश्वास दिलाने कहना चाहता हूँ। प्यारे साथियों, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए।
एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि अभी तो जेब कटाई हो रही है। एजुकेशन पॉलिसी तब अच्छी होगी जब मुख्यमंत्री हो या चीफ सेक्रेटरी हो उत्तर प्रदेश का या